बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी फानज़ीर, आपको स्पोर्ट्स जोन में वेलकम कहता हूं। नाज़रीन, क्रिकेट के हवाले से बात करें तो पाकिस्तान और इंग्लैंड की सीरीज़ जारी है और सेकंड टेस्ट मैच मुल्तान में खेला जा रहा है। पहले टेस्ट के बाद डिफीट के बाद काफ़ी डिस्कशन हुई कि क्या रीज़न है। उखाड़ पुछाड़ की अगर बात की जाए तो ओबियसली हमने देखा कि जो सिलेक्शन कमेटी है उसको थोड़ा सा ऑल्टर किया गया है। अज़हर अली और आकिब जावेद को उसमें अपॉइंट किया गया है, बट मेरा मानना ये है कि चीफ सेलेक्टर के बगैर सिलेक्शन कमेटी का होना बिल्कुल ऐसे ही है जैसे घर में कोई बाप ना हो। और इसी तरह अगर मसाइल के हवाले से बात करें तो काफ़ी ज़्यादा एक लंबी लिस्ट है। ये जो पाकिस्तानी क्रिकेट का जो डिक्लाइन है, जो डिज़ास्टर है एक साल का, उसकी एक बड़ी स्ट्रेंज सी थ्योरी हमारे सामने नज़र आती है। एक तो ये कि हमारे 4 चेयरमैन चेंज हो गए इस 2-2.5 साल के स्पैन के अंदर। इसके अलावा 26 सेलेक्टर चेंज हुए, 6 हेड कोच आलमोस्ट चेंज हुए। तो जब ये आपकी कंटिन्यूटी, आपके जो स्टेबिलिटी की बात करें, जब वो नहीं प्रॉपर दी जाएगी तो फिर आपके जो अदारे हैं, जो आपकी खेल है, वो इसी तरह डिक्लाइन की तरफ जाएगी। और इस हवाले से कुछ लोगों का मानना ये भी है कि डिक्लाइन की एक रीज़न ये 15 लड़के ही हैं। 15-16 लड़कों का जो स्क्वाड था, इन्होंने दोस्ती यारी की, इन्होंने नेपोटिज्म किया, इन्होंने पूरे सिस्टम को डिरेल किया। इस पे आज तमाम अफेयर पे डिटेल में बात करेंगे। हमारे साथ बड़े स्पेशल गेस्ट है जी, सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट शाहनवाज राना। अस्सलाम वालेकुम शाहनवाज साहब, कैसे हैं? ठीक ठाक? वालेकुम सलाम, कैसे हो चौधरी? बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया जी। ये तो आपकी मोहब्बत है जी, आपने मुझे बुलाया, वरना आप तो अपने प्रोग्राम में बड़े लोगों को बुलाते नहीं सर, आप हमारे लिए बड़े ऑनरेबल हैं सर। अच्छा सर, इसको जिस तरह मैंने इंट्रो में डिस्कस किया, टेस्ट मैच पे भी हम सेपरेट बात करेंगे कि पाकिस्तान की पोजीशन कंपैरेटिवली इसमें थोड़ी बेहतर है। मसाइल के हवाले से बात करें तो ये जिस तरह मैंने इंट्रो में कहा, ये सारे फैक्टर्स हैं। आपकी एक बड़ी गहरी नज़र है, इतने सालों से आप स्पोर्ट्स को कवर कर रहे हैं, तो आपके ख्याल में सबसे बेसिक और फंडामेंटल क्या प्रॉब्लम थे जिसकी वजह से पाकिस्तान इस डिक्लाइन के अंदर, इस भंवर में फंसा आके? देखें, बात इसमें ना असल में हम वो जो आपने कहा ना कि जब किसी घर का बाप ना हो तो फिर औलाद जो है वो इसी तरह से डी ट्रैक होती है और बिखर जाती है जी। बिल्कुल सेम यही बात है जो आपने कही, और इसका ये बेहतरीन तज्जिया है जो आपने कर दिया कि हमारा जो बोर्ड है ना, उसके पास कोई मजबूत किस्म का ना ऐसा बंदा नहीं मौजूद है या नहीं आया कि जो क्रिकेट के हवाले से जो था वो बड़ा सोच का हामिल हो और बड़ी ऊंची सोच जो है रखता हो। अनफॉर्चुनेटली ये हुआ है कि हमारे बोर्ड के जितने भी सरबराह आते हैं अब तक, वो सब के सब सियासी बुनियादों पर आते हैं, यानी उनका खेल से ताल्लुक नहीं होता। क्योंकि बोर्ड के अंदर जो ये जो चुदराहट है ये बड़ी खासी मजबूत है। और साबिका एक वजीर आजम का बयान मुझे याद आ रहा है, उनसे इंटरव्यू करते हुए किसी ने पूछा कि अगर आप वजीर आजम ना होते तो क्या बनना पसंद करते, तो उन्होंने कहा कि मैं जी पीसीबी का चेयरमैन बनना पसंद करूंगा। ठीक है ना? तो अब आप खुद अंदाजा लगा लें कि ये कितना मतलब चार्मिंग और कितना मजेदार किस्म का जो है एक ओहदा है। सो ये है कि यहाँ सियासी बुनियादों के ऊपर जो है वो तकर्रुरी होती रही। जब पीपल्स पार्टी आती है तो फिर ज़का अशरफ आ जाते हैं, जब मुस्लिम लीग होती है तो सेठी साहब आ जाते हैं, जब कोई और मुक्तदर कुव्वत आती है तो फिर कोई और नकवी साहब आते हैं, फिर नकवी साहब भी आ जाते हैं, और मतलब बहुत सारे जर्नल भी आ जाते हैं। एक काफ़ी एक्स क्रिकेटर से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि ये जो अनस्टेबल सिस्टम बना हमारा, ये तब तक फिर भी ठीक था 2009 तक 10 तक, जब हमारा प्रेसिडेंट पैटर्न इन चीफ होता था। जब हमने ये प्राइम मिनिस्टर को पैटर्न चीफ किया तो क्योंकि पैटर्न चीफ नहीं स्टेबल रहता, वो 2-3 साल के बाद हमेशा उतार दिया जाता है या किसी रीज़न से हटा दिया जाता है। तो इसी वजह से जो आपने जिस तरह बात की कि जब नया आएगा तो वो नीचे अपनी मर्जी का बंदा लाएगा, सही है। तो आपके ख्याल में प्रेसिडेंट पाकिस्तान में 5 साल पूरे करते हैं, तो ये दोबारा प्रेसिडेंट की तरफ चले जाना बेहतर ऑप्शन है? क्या कहते हैं? नहीं, लेकिन जो प्रेसिडेंट है वो तो हॉकी का भी पैटर्न चीफ है जी, ठीक है ना? लेकिन आप पीएम को मैं ये कह रहा हूँ ना कि अगर प्रेसिडेंट के ऊपर ये बात है, यानी प्रेसिडेंट ही अगर इसका वो हो सरबराह, हॉकी में भी पीएम को कर दिया गया ना, वो तो बात की बात है। लेकिन जो डिक्लाइन हुआ है वो प्रेसिडेंट की मौजूदगी में ही हुआ है। ठीक है ना? सो ये है कि इन लोगों से नहीं कुछ, ये तो बेचारे सियासी लोग हैं, इनके तो पहले ही बहुत सारे झगड़े होते हैं, बहुत सारे मसाइल होते हैं। अब आप देख लीजिए ना, नकवी साहब को बना दिया उन्होंने, मेहनती आदमी है और समझदार आदमी है, लेकिन वो क्या करें, वो हुकूमती मामलात को चलाएं या वो बोर्ड को देखें? टाइम ही नहीं उनके लिए तो इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है उसके अंदर वो तो बेचारे कभी मौलाना साहब की मिन्नत करने के जा रहे होते हैं, तो कभी जरदारी साहब के चरणों में बैठे होते हैं, कभी वजीर आजम को मतलब फेस कर रहे होते हैं। उनका तो ध्यान क्रिकेट की तरफ इतना नहीं है। इसमें तो एक फुल टाइम किस्म का जो है ना आपका वो चेयरमैन होना चाहिए पीसीबी का, जो अभी नहीं है। एक और मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगा, एक डिबेट ये भी बहुत होती है और ये ज्यादा इसने
जिसे कहना चाहिए तकवीयत पकड़ी जब रमीज़ राजा बने, तो काफ़ी लोगों का मानना है कि क्रिकेटर की डोमेन है, उनका स्टांस, रमीज़ भाई तो अक्सर कहते हैं कि जी पाकिस्तान में ये हमारी डोमेन है, हमें करना है, ये कहाँ से आ जाते हैं ये सारे जो एक्सपर्ट आते हैं तो ये आके फिर हमारा उखाड़ पुछाड़ करके चले जाते हैं। तो आपका क्या टेक है कि जिसकी एडमिनिस्ट्रेशन तगड़ी है उसको देना चाहिए, या वाकई जिसका क्रिकेटर का जिसका काम है वो एडमिनिस्ट्रेशन भी सीख ही जाता है और वो चला सकता है? देखिए जी, इसमें दोनों चीज़ें हैं। खाली एक बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो बहुत अच्छे काम नहीं कर सकता, ठीक है ना, अगर उसको अपने इदारे के हवाले से कुछ सूझबूझ ना हो तो। और अगर कोई बहुत अच्छा, जिस तरह कहते हैं ना कि एक अच्छा क्रिकेटर एक अच्छा कप्तान भी नहीं होता, ये जरूरी नहीं है कि कोई अगर बहुत अच्छा क्रिकेटर है तो वो बहुत अच्छा कप्तान भी होगा। भाई कप्तान के लिए एक अलग से माइंड सेट होता है, एक अलग चीज होती है, एक अलग जरासीम होते हैं। इसी तरह ये यहां पर भी है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो बिल्कुल है, वो एक मतलब उसका जुज़्वे अव्वल है, लेकिन अगर उसको अपने मामलात के मसाइल नहीं पता होंगे तो एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल ठुस हो जाती है, बिल्कुल फिर खत्म हो जाती है वो। आपको जब ये पता ही नहीं है कि मर्ज क्या है तो किसी डॉक्टर को वो क्या इलाज करेगा वो, ठीक है ना, गुर्दों का दर्द हो रहा और वो घुटनों की दवाइयां देता रहे डॉक्टर, तो फिर क्या बनेगा उस मरीज का, उसका तो बेड़ा गर्क होके रह जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से यहां पर सूरत हाल है कि अगर आप एडमिनिस्ट्रेटर बहुत अच्छे हैं तो आपको अपने जो आपका शोबा है उसके मसाइल का भी इल्म होना चाहिए, उनको कैसे करना है, फिर जाके कहीं बात होती है। और अगर आपको मसाइल पता है और एडमिनिस्ट्रेशन आपकी कमजोर है, आपने सारे नहले बिठाए हुए हों और जिनको आप लंबी लंबी तनख्वाहें दे रहे हो, कोई किसी का भांजा है, कोई किसी का भतीजा है, कोई किसी का दोस्त है, कोई किसी का मामा है, कोई किसी का चाचा है, फिर कुछ नहीं होता, ठीक है ना। अगर तो इतनी बड़ी बड़ी तनख्वाह लेने वाले वहां बैठे हुए हैं बोर्ड के अंदर, तो फिर उनको काम की भी कोई थोड़ी सी तमीज होनी चाहिए। ये जो डिक्लाइन आया है क्रिकेट के ऊपर, ये खाली प्लेयर्स की वजह से नहीं आया, ऊपर जो लोग बैठे हुए हैं जिनको ये सारा मैनेज करना था, ये उनकी वजह से भी आया। जब देखे ना आपका बच्चा बिगड़ा हुआ है, आपको पता है कि यार मेरा बच्चा रात को ना 2-2 3-3 बजे घर में घुस रहा है, ठीक है ना, उसकी जो चाल चलन है उसके अंदर फर्क आ रहा है और आप उस पर कुछ भी नहीं कर सके, आप उसको रोक ही नहीं पा रहे हैं कि वो ऐसा करे, तो फिर कसूर जो है ना वो बच्चे से कहीं ज्यादा आपका हो जाएगा। ऐसे ही। अच्छा सर, मेरी कोशिश है कि आज सारे एस्पेक्ट के ऊपर बात करें और आपकी राय ली जाए। एक सिलेक्शन कमेटी के बारे से थोड़ी सी मजीद बात करना चाहूँगा। अभी की लेटेस्ट अपडेट ये आई है कि शायद जो कैप्टन और कोच है उसको सिलेक्शन कमेटी से निकाला जा रहा है और कहा जा रहा है कि उनकी सिर्फ सजेशन जरूर होगी, वो अब वोटिंग मेंबर नहीं रहे। और जो 5 रुकन हैं जैसे आकिब जावेद, अजहर अली, असद शफीक और अलीम डार साहब और हसन चीमा, ये 5 मेंबर होंगे, ये ही डिसाइड करेंगे किसको करना। अभी भी चीफ कोई नहीं बनाया गया। तो आपके ख्याल में ये डिसीजन लॉजिकल है, बेहतर है कि आप कैप्टन और कोच को पार्ट नहीं बना रहे? देखिए बात ये कि पहले जो भी जितनी बुराइयां हुई हैं ना जी, ये सारी की सारी हुई है दोस्तियों की बुनियाद के ऊपर। जब आपका कप्तान जो है वो इस बात पर अड़ जाए कि जी मुझे तो रखना ही इनको है, ठीक है ना, और अगर आप इन्हें नहीं रखेंगे तो मैं खेलूंगा भी नहीं, ये हुआ है। हमारे कप्तान ने किया, ये बोर्ड के चेयरमैन को साफ जवाब दे दिया कि अगर आप इनको नहीं खिलाते तो मैं भी नहीं खेलता, कई दफा मैं भी ठीक है ना, यानी उन्होंने उसको ब्लैकमेल कर दिया और बोर्ड का चेयरमैन जो उनका कुछ नहीं बिगाड़ सका जी, सब कुछ होने के बावजूद। तो ये एक तरह से तो बेहतरीन फैसला होगा। उनकी राय जरूर लें, उनसे पूछे जरूर कि यार क्या क्या जरूरत है, कौन कौन से खिलाड़ी बेहतर हैं, क्या आप इनको कौन सा एरिया वीक है आप समझते हैं, या कौन सा एरिया वीक है और कहां हमें क्या करना चाहिए, राय जरूर लें। लेकिन जो सिलेक्शन कमेटी है उसको पूरी तरह से इख्तियार होना चाहिए कि वो अपने, ताकि हम किसी से तो जवाब लें ना, हम तो किसी से जवाब ही नहीं ले सकते, हमारे पास तो कोई जवाब देंदा है ही नहीं, ठीक है ना। तो जिससे भी बात करते हैं वो कहता है उसने किया, उससे पूछो तो उसने किया है। बात ये कि फिर हमारे पास कोई ना कोई जवाब देने वाला तो होगा। बिल्कुल ठीक। तो ये किसी हद तक तो दुरुस्त है, लेकिन मेरा ख्याल है कि कप्तान की और कोच की इनपुट होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, एक बड़ा अनफॉर्चुनेट ये डिक्लाइन के अंदर जो हमने फैक्टर देखा कि एक साल लास्ट एशिया कप से हमारी ये डिजास्टर शुरू होता है, उससे पहले कुछ दिन के लिए हम नंबर 1 भी रहे ओडीआई के अंदर जी। जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो था, टेस्ट में भी हम रहे 2-4 दिन और अभी लास्ट ईयर तो हम ओडीआई में भी ज़का अशरफ के टाइम पे, हम सिटी साहब के टाइम में भी रहे और ज़का अशरफ साहब के टाइम में भी नंबर 1 रहे। असल जो प्रॉब्लम आया, जो मैंने बड़ा क्लोजली इन लड़कों को देखा भी और कुछ सोर्सेज हमारे भी होते हैं, कप्तानी की जंग थी। और कप्तानी की जंग के अंदर ये 4 साल एक दूसरे को ये लड़के जान देते रहे, एक दूसरे के लिए डिफेंड करते रहे, हैशटैग चलते रहे, सोचना भी मना है। और जैसे अफगानिस्तान की सीरीज में जब शदाब को बनाया तो शदाब नहीं कह दिया, देखा आपने प्लेयरों को बैठाया तो हम हार गए हैं, ये हमारी वैल्यू है, हमें उनको लाना पड़ेगा, वही सब कुछ है। तो इस कैलिबर की दोस्ती थी इनकी यहाँ इतनी गहरी।
अब वो जब आपस में टूट फूट हुई और एक दूसरे के साथ इनके जो फ्यूड शुरू हुए, पहले तो शाहीन और बाबर थे, बट ग्रेजुअली उसमें रिजवान का भी रोल आता है, फिर रिजवान जो है वो बीच में बड़ी माफी के साथ शुद्ध नहीं होती जी। अब वो उन्होंने, अब क्योंकि ये बोर्ड जानता है कि कहीं ना कहीं रिजवान का ये रोल रहा है और उसने रिजवान ने कहीं पैचअप नहीं किया लड़कों को, जब क्योंकि दोनों बड़े क्लोज थे। शाहीन भी टीम में सबसे ज़्यादा रिजवान की सुनता था, बाबर भी सिर्फ इसी से बात करता था। तो अब जो वाइट बॉल के मैं हवाले से जानना चाह रहा हूँ, अब जैसे कप्तानी के, और मुझे लगता है कि वाइट बॉल वाला कैप्टन ग्रेजुअली टेस्ट में भी आएगा रेड बॉल में, तो कौन सा ऐसा प्लेयर है जो आपकी नज़र में आता है कि ये एक आइडियल कैंडिडेट है? क्योंकि मेरा मानना ये है कि हमारा एशियन, साउथ एशियन खासतौर जो कम्युनिटी है उसमें एक कैप्टन ही चलता है, 2-3 शायद ये वर्केबल नहीं होगा। तो आपका क्या सर ओपिनियन है? देखिए, बात ये कि जो मौजूदा टीम है, अगर इसमें देखते हैं तो जो एक ताकतवर कैंडिडेट नज़र आता है आपको, तो वो तो रिजवान ही है जी। ठीक है ना। तो बाकी ये जो आपने बात की कि वाइट बॉल का अलहदा और रेड बॉल का जो है वो अलहदा हो, असल में पूरी दुनिया की आप क्रिकेट को देखोगे ना चौधरी, तो आपको नजर आएगा ये कि वो जो फ्यूचर का कैप्टन होता है ना, उसको मौजूदा कैप्टन के साथ रखते हैं और उसको सिखाते हैं, उसे बताते हैं कि भाई कैप्टनसी जो है वो कैसे होती है, क्या क्या दाव पेच होते हैं, कितना जहन को मजबूत रखना पड़ता है, आपकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो क्या होनी चाहिए। ठीक है ना, ये सारी चीजें सिखाई जाती हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ये तो है ही नहीं। हम कप्तान डंग टपाऊ, मतलब वक्ती तौर के ऊपर नजरिए जरूरत के तहत कप्तान बनते हैं यहाँ पर। ठीक है ना। तो अगर आप ये समझते हैं, सरफराज के टाइम में तो सर माजरत आपकी बात कर रहा हूँ, नजरिया जरूरत भी नहीं था। टीम जीत रही थी, 2 साल से T20 में नंबर 1 थे, आप चैंपियन ट्रॉफी जीती हुई थी। और मैं तो उसको क्राइम का वर्ड यूज करता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट के साथ सरफराज को हटा के क्राइम किया जिन लोगों ने ये किया। नहीं, सरफराज ने कभी तो हटना था ना, लेकिन ये टाइम था ना। लेकिन सरफराज की मौजूदगी में, मैं वही तो कह रहा हूं ना, आप उसी तरफ मुझे ले आए कि सरफराज की मौजूदगी में जो एक कामयाब कप्तान है अब तक, अगर आप उसके तमाम वो निकालें आदाद शुमार, तो बेहतरीन कप्तानों में से एक कप्तान जो है वो सरफराज है, जिसकी जीत का तसलसल ज्यादा है। ठीक है ना। उसकी मौजूदगी में अगर बाबर को ही कप्तान बनाना था तो उसको ये कहकर बनाते कि इससे सीखो। बिल्कुल सही है। ठीक है ना। बाकायदा ग्रूमिंग होती है कप्तान की, बोलने का सलीका सिखाया जाता है, चलने फिरने का सलीका सिखाया जाता है, उसको उसके एटीट्यूड को बनाया जाता है, तब कप्तान जो है वो बनता है। अब हमने जो है ना कप्तान बस ऐसे ही, मतलब एक तो हमारा जो प्लेयर पावर है ना वो नहीं खत्म हो पा रहा। जो तगड़े चौधरी हैं वो कप्तान बन जाते हैं, डंडी पट्टी कप्तान बन जाते हैं। हालांकि चाहे वो देखें, बाबर बहुत अच्छा खिलाड़ी है, इसमें कोई शक नहीं। ठीक है ना। लेकिन अच्छे खिलाड़ी के साथ साथ एक अच्छा कप्तान होने के लिए भी तो बहुत सारे लवाजमात हैं जिनको पूरा करना होता है, जो मुझे तो नहीं नजर आता था उसके अंदर। और मैं बोलता रहता था कि यार कम से कम इनकी थोड़ी सी ना क्लासेस ही रख लिया करें। बोर्ड जो है वो इतना बड़ा NCA लगा के बैठा हुआ है जिसमें सिर्फ सोते हैं जाकर कमरों में। कोई हफ्ते के अंदर 15 दिन के अंदर इनकी कोई क्लासेस होनी चाहिए जिनमें इनको कुछ थोड़ा बहुत उठने बैठने का, कि चमचा कैसे पकड़ना है, कांटा कैसे। तो सर आपका क्या मानना है? इसमें भी 2 ओपिनियन है, 2 स्कूल ऑफ थॉट है। एक कहा जाता है कि जी बॉर्न कैप्टन होता है, हाँ जी। एक कहते हैं जी लर्निंग कैप्टन है। काफी क्रिकेटर, 80% क्रिकेटर को मैंने सुना जी लर्निंग होता है, करने से आ जाती है। अब मेरा मानना यह है कि अगर करने से आती है तो बाबर ने क्यों नहीं सीखी? बाबर को भी छोड़े, विराट कोहली शायद हिस्ट्री का वन ऑफ द बेस्ट बैटर है इंडियन का, उन्होंने उसको भी कप्तानी दी और वो भी कुछ टाइटल नहीं जिता पाए। तो हमने भी समहाउ इंडिया को कॉपी किया कि अगर उन्होंने अपना बेस्ट बैटर को कप्तान लगा दिया तो हम भी वही कर देते, और इसका रिजल्ट ये हुआ कि दोनों के लिए वो काम नहीं चल सका। तो आपके ख्याल में ये क्या बॉर्न कैप्टन होता है और ग्रेजुअली उसको ट्रेन अप, तो ऑब्वियसली आप ग्रेजुअली सीखते ही सीखते हैं, तो इसमें आपका क्या? देखिए, बाय बर्थ भी होते हैं बहुत सारे लोग, बड़े ज़हीन होते हैं कि वो कप्तान ही होते हैं जी। ठीक है ना। लीडरशिप, जिनमें लीडर वाली सारी क्वालिटीज होती हैं और वो शुरू से होती हैं। जैसे इमरान खान को ही ले लें आप, कि उनकी मौजूदगी के अंदर सुपरस्टार थे सारे। पाकिस्तान की वो वाहिद टीम थी जिसके अंदर सारे ही सुपरस्टार थे। ठीक है ना, जिनको सुपरस्टार कहा जा सकता है। ठीक है ना। उसकी मौजूदगी में इमरान खान कप्तान था, लेकिन वो धड़ल्ले से कप्तानी करता था, उसको पता होता था कि करना क्या है। यहां जो कप्तानी हो रही थी ना, ये हो रही थी यारियों दोस्तियों के ऊपर, अपने ताल्लुकात की बिना के ऊपर। और एक बात, और दूसरी बात जो हमारी जो डिक्लाइन की एक और बड़ी वजह यह है ना, और अच्छा कप्तान ना मिलने की बड़ी वजह यह है कि किसी भी खिलाड़ी का हमारे पास नेमुल बदल नहीं है जी। उसको यही ठसा था कि मैनू केड़ा कर सकता है, हाँ, बिल्कुल है या नहीं। अगर तो पता हो ना कि भाई मेरे ऊपर भी कोई एक ऐसा खिलाड़ी है कि अगर मैं जरा सा इधर उधर हुआ, उसने मेरी जगह को जो है वो फिल कर देना और फिर मेरी कोई जगह नहीं बननी। यहां वो खतरा ही नहीं था, यहां वो खौफ ही नहीं था किसी पर।
ठीक है ना। हमने ना बाबर, अगर हम बाबर को दुनिया क्रिकेट का बड़ा खिलाड़ी कहते हैं, तो क्या हमने ये सोचा कि कभी इसने भी रिटायर होना है, कभी इसने भी क्रिकेट को छोड़ना है? तो इसका कोई नेमुल बदल तो हो हमारे पास। ना हमारे पास मिसबा का नेमुल बदल आया, ना हमारे पास इंजमाम का नेमुल बदल आया, ना यूनुस का नेमुल बदल आया, ना मतलब हमने कोई अपना बैकअप रखा ही नहीं। भारतीय टीम को आप देख लें कि आज इस वक्त एक वक्त के अंदर उनकी 3 टीमें जो है वो बन सकती हैं। तो आप इसका कसूरवार किसको समझते हैं? बोर्ड खुद है, क्योंकि जिस तरह आपने भी बात किया, मैं इसको डेफिनेटली 100% एंडोर्स करूंगा कि ये जो 15-16 लड़के थे ना, एक चीज़ इनको समझ आ गई, इससे मैं कहता हूँ इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी। इन्होंने ये सोचा कि हमने किसी नए बच्चे को चांस नहीं देना, और जो मैं इसके लिए भी क्राइम का वर्ड यूज़ करता हूँ कि जैसे कामरान गुलाम को चांस न देना, अभी हुरैरा आ रहा है, उमर बिन यूसुफ है, उस्मान सलाउद्दीन बेचारा कितने रन करता खत्म हो गई, क्रिकेट खत्म कर दी इन्होंने। किसने कहा कि साजिद और नुमान के पास स्पिन खत्म हो गई है? ठीक है, उस टाइम जब सुकलैन मुश्ताक हेड कोच थे तो उन्होंने कहा जी शायद इसका आम सही नहीं आता। मैंने रमीज राजा साहब से पूछा ये कि आप हेड है, इसने बांग्लादेश में टेस्ट जिता के आया, 8 आउट किए थे। हाँ। तो एक्शन खूबसूरत नहीं है, आपको आउट करके दे रहा है। अभी आज भी नुमान ने आउट कर दिया था, दोनों को बाहर कर दिया। यासर शाह को किस बेस पे बाहर कर दिया? तो आप इसका रिस्पॉन्सिबल हर बोर्ड को समझते हैं, या ये जो 15-16 प्लेयर अलॉन्ग विद कैप्टन बाबर कि इन्होंने तहिया कर लिया कि हमने नए किसी को आने नहीं देना, नए को चांस देंगे तो हम उसे उठा देंगे। मेरी इसमें लास्ट मैं ऐड करता चलूँ, 2-3 चेयरमैन से भी बात हुई, मतलब सारे ही जो अभी लास्ट गुजरे हैं इन सबसे बात हुई, और मैंने इनको कहा कि आप कप्तानी चेंज करें, ये वक्त की डिमांड है, आपकी टीम डिक्लाइन पे जा रही है। सब ने आगे से बड़ा स्ट्रेंज जवाब दिया। उन्होंने कहा जी ये पॉपुलर ये है, वाम इसके साथ हम करेंगे, हम फंस जाएंगे। ये मैं आपको बड़ा ऑनेस्टी से जवाब दे रहा हूँ। तो जब आपका जो हेड है, जो सरबराह है पीसीबी का, वो किसी डिसीजन के पीछे छुप रहा है, वो पॉपुलर डिसीजन के पीछे जा रहा है कि मैं इसकी फैन फॉलोइंग है, इसके पीछे जाता हूँ, मेरी भी बल्ले बल्ले होती रहेगी, तो ये डिक्लाइन की सबसे बड़ी रीजन समझते हैं आप? मैंने अभी अपनी गुफ्तगू में पहले कहा कि ये बाबर ही था जिसने ज़का अशरफ साहब को कह दिया था कि अगर इन लड़कों को नहीं रखा तो मैं नहीं खेल। तो भाई चेयरमैन, बोर्ड किस बात के चेयरमैन हो तुम यार? तुम उसको कहते कि नहीं खेलना तो ना खेल, ले ये टीम बन गई। हाँ, सही है, ठीक है या नहीं? दिमाग उनका एकदम ठीक हो जाता है। जब आपने उनके सामने हथियार फेंक दिए, उनकी मिन्नतें करना शुरू कर दी, तो फिर यही हो रहा है जो होना था जी। ठीक है ना, और ये भी बिल्कुल ठीक है। दूसरी बात यह है कि इन लोगों का जो एक ग्रुप था ना, इन्होंने पूरे सिस्टम को किडनैप किया हुआ था। ये जो आपने कहा ना फैन फॉलोइंग और ये वो, ये तो सारे यार अब मैनेजर्स करने लग गए हैं, वही करते हैं। हाँ जी, ठीक है या नहीं? इनकी मैनेजमेंट होती है, बाकायदा पैसे दिए जाते हैं। अब जब ये हो रहा था, चैंपियन कप हो रहा था, तो आपने देखा वहां कि बाबर के आने से पहले वहां 2000 बंदा खड़ा होता था और बाबर 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 करा होता था। व्हाट इज दिस? ये क्या था? ये सारा मैनेज किया जाता है। ये आजकल सोशल मीडिया जो है ना, ये उसका दौर है। ये वो लोग ये सब कुछ ये कर रहे होते हैं, जिंदाबाद जिंदाबाद, यूं होता है। लेकिन जवाब आपने ग्राउंड में देना है, और ग्राउंड के अंदर भी आप देख लें कि जब बाबर आउट हुआ तो ग्राउंड खाली है। यार बाकी क्रिकेट नहीं खेल रहे, बाबर ने या किसी ने जवाब तो आउट करके या रन करके देना है ना, वो दिए नहीं जा रहे। सर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, डिस्कशन की इधर से कंटिन्यू करेंगे और बात करेंगे कि हमारे जो सुपरस्टार थे आज इनसे हो रहे, इनसे विकेट्स भी नहीं ली जा रही, इन सब की क्या रीजन है? स्टे विद अस। वेलकम बैक इन स्पोर्ट्स ऑन। हम बात करें पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से। सर अगर थोड़ा सा इसी डिस्कशन को मज़ीद आगे बढ़ाएं, तो मैं जिस तरह ब्रेक से पहले बात कर रहा था कि हमारे ये सुपरस्टार शाहीन मैच विनर, बाबर मैच विनर, रिजवान समहाउ मैच विनर, बट कहीं ना कहीं उस टाइम भी ये डिस्कशन जो क्रिकेट समझता था वो ये ज़रूर करता था कि ये मॉडर्न डे क्रिकेट की डिमांड है उसको फुलफ़िल नहीं ये लोग कर रहे। और जब T20 के हवाले से या ODI में बात करते थे, T20 में लोग 200 प्लस की क्रिकेट खेल रहे थे, हम 150-60 के ऊपर फंसे हुए थे, बॉलिंग अच्छी हो जाती थी, हम मैच जीत जाते थे, कहते थे देखिए जी हम बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म करें, बट जो इंटेंट थी वो हमारी लैक कर रही थी। ODI में भी हमने वर्ल्ड कप में देख लिया, या ओवरऑल भी देखे हम कि कोई बड़ी टीम से कभी नहीं जीते, सिवाय एक हमें ODI में अगर याद पड़ता मुझे तो हम सिर्फ ऑस्ट्रेलिया से सीरीज़ जीते हैं, वो उसमें भी उनकी सी टीम थी, तो हमने बड़ा कहा जी हम बड़ा कारनामा अंजाम दे दिया। तो ये जो सुपरस्टार की, लेकिन चलें फिर भी इनकी स्लो मान लें जो भी कर ले परफॉर्मेंस आ रही थी। अब सडन क्या हुआ कि इनसे ना आउट हो रहे हैं ना इनसे रन हो रहे हैं, तो क्या ये नीतों का इनका फल मिल रहा है या ये अपनी सब कुछ भूल ही गए हैं, खेलना ही भूल गए? असल में बात पता है क्या है, ये थे 4 ओवर के बॉलर, ठीक है ना। T20 से हमने लड़कों को लिया है, अपनी जो पाकिस्तान सुपर लीग होती है उससे, ठीक है ना। खेलना पड़ गया इनको टेस्ट मैच।
तो जब उनको वो 5 दिन ग्राउंड में रहने वाला काम हुआ तो इनके पल्ले कुछ नहीं रहा, ठीक है ना, इनके सब कुछ खुल के सामने आ गए। शाहीन अभी आपने कहा कि जी ये मैच विनर थे, इनमें से एक भी मैच विनर नहीं था। मुझे तो याद नहीं पड़ता कि कोई मैच जो है ना वो आपके बाबर ने जितवा दिया। उसने अपना 50 जरूर किया है, हाँ वो तो ऐसे किया, ठीक है ना, लेकिन मैच फिनिश नहीं किया। जहां जरूरत होती है खड़े होने की वहां वो कभी भी नहीं खड़े हुए, वो अपना 50 करके अपनी एवरेज को दुरुस्त कर गए, बाकी जाए टीम भाड़ में। आपको धोनी की क्रिकेट याद होगी, ऐसा ही है, ये वो क्रिकेटर हैं, इंजमाम लारा, ये सब हमारे सामने ठीक है ना, हाँ। कि जो लेके जाते थे मैच को आखिर तक और फिर आखिरी बॉल तक खेलकर जितवा लेते थे या हार जाते थे, ये हार जीत होता है। लेकिन इनमें कोई ऐसा नहीं है। अनफॉर्चुनेटली ये 4 ओवर कराने के सुपरस्टार हैं, ठीक है ना, और वो भी अब 130 और 129 इनकी स्पीड रह गई है, ठीक है, यानी इसी ठुस विकेट के ऊपर, जिसको कह रहे थे जो अभी पहला मैच हम हारे हैं कि ये विकेट जो है ना ये तो बॉलर के लिए कुछ नहीं, उसी विकेट के ऊपर 150 147 148 से बॉल जो है वो इंग्लैंड के बॉलर्स ने की है, ठीक है ना, और अभी तो उनके 3 सुपरस्टार बॉलर शामिल ही नहीं थे, आए ही नहीं वो। असल बात यह है कि इनकी क्रिकेट सिर्फ और सिर्फ T20 है और इसके अलावा कुछ नहीं। उसमें भी नहीं जीत पा रहे, अमेरिका से हम हार गए। तो मैं वही कह रहा हूं ना कि आपने जो बात की थी ना कि ये मैच नहीं, इनमें कौन सा मैच जीत, भाई हम जीत गए, पता नहीं किन किन तरीकों से जीत गए। सिर्फ एक सरफराज ऐसा था थोड़ा सा उस टीम का फर्क कि जो टीम को लेके चलता था, शोर मचा रहा होता था वो पीछे से, ये कर लो, वो कर लो, ऐसे कर लो, यूं कर लो, अब इसको ऐसे कर, अब इसको ऐसे कर। बात यह है कि उसकी जो कप्तानी थी ना, उसने बहुत सारी तहरीकें जो थी वो खिलाड़ियों में पैदा की हुई थी। अदरवाइज ये कि जब उसको कप्तानी से हटाया गया तो आप देख लीजिए कि क्या हो गया। असल में मेरा और खौफ वही जो मैंने आपको कहा कि इनको खौफ नहीं था जी, कि अगर हम नए कुछ करेंगे तो हमारे पीछे कोई तैयार। अभी एक आ गया ना चौथे नंबर पे, बाबर की रिप्लेसमेंट आई ना, वो उसने आकर साबित कर दिया कि यार मेरे साथ ज्यादती है। मैं इससे पहले वो सरफराज का ऐड करना चाहूंगा कि कप्तान की गेम सेंस तो हमेशा हम मानते हैं कि अपने 11 प्लेयर से भी आगे होनी चाहिए और अपोजिशन से भी आगे होना चाहिए, वो अच्छा होगा। दूसरा, सरफराज के क्रेडिट में ये चीज़ जाती है, उसने प्लेयर बनाए, बाबर उसकी कप्तानी में आया, फ़हीम अशरफ उसकी कप्तानी में आया, इमाद, शादाब, बहुत सारे ये शाहीन शाह अफरीदी, ये सब उसकी कप्तानी में आए, और फखर जमान, ये 8-10 लड़के जो अभी भी पाकिस्तान को सर्व करें, सब बाबर ने उसमें सरफराज ने बनाए। तो इसकी जो बात करें, इन कप्तानी के टेन्योर में एक प्लेयर भी हमें नहीं लगता कि जो अपनी जगह सीमेंट कर पाया। अच्छा, इसमें सर अगर हम मज़ीद बात करें तो ये एक बहुत बड़ा हमारे लिए अलमिया बन गया कि हमारा जो स्पिन डिपार्टमेंट था वो भी बिल्कुल ख़त्म हो गया। ये मैं जो आपने बात की बाबर की और जो चौथे नंबर वाली, मैं उस पर डिटेल में आंसर लेता हूँ, पहले मैं ये एक पॉइंट कवर कर लूँ। तो ये आपके क्या लगता है कि अब टेस्ट में तो चले ये बहुत दोनों रीज़नेबल कर रहे थे, साजिद और नुमान, इनको हटा दिया गया, बट वाइड बॉल में शादाब से हम बैंक कर रहे हैं, वो नहीं कर रहा। उसामा मीर PSL में हाईएस्ट विकेट टेकर था, उसको नहीं खिलाया गया, बट खिलाते भी हैं तो कोई आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस नहीं है, चांसेस उसको भी रीजनेबल मिले हैं। तो ये पाकिस्तानी सॉयल जो है ही डेड पिचेस, हमारा कोई भी लड़का जो है वो स्पिनर बिल्कुल ही वाइड बॉल में जीरो हो गए। बात ये कि हमने विकेटें जो है ना वो अपने खिलाड़ियों को देखकर नहीं बनाई हैं। हमारा जो डोमेस्टिक कल्चर है उसको भी आप देख लें, माशाल्लाह सारी रड़ा बना हुआ है, ठीक है ना, कोई उनकी देखभाल नहीं है, कोई उन पर काम नहीं हो रहा। इसी तरह से अब आप ये दूसरी जिनके ऊपर हम इंटरनेशनल मैचेस खेलते हैं, वो भी पाकिस्तान और भारत, ये 2 मुमालिक, और श्रीलंका को भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं, ये इन्हसार करते हैं अपनी स्पिन बॉलिंग पर, ठीक है ना। हमने बड़े अच्छे स्पिनर जो है प्रोड्यूस किए, भारत ने बड़े अच्छे प्रोड्यूस किए, श्रीलंका ने मुरलीधरन जैसा जो है वो स्पिनर दिया, 800 विकेट आउट कर गया वो। सो ये है कि हमने इन पर इन्हसार करना छोड़ दिया अपने स्पिनर्स के ऊपर। नतीजा ये हुआ कि हमारा स्पिन जो है वो बिल्कुल, हमें कोई ऑफ स्पिनर अच्छा मिला ही नहीं। अब जाके कहीं एक बंदा जो है वो आया है और उसको भी इन्होंने मतलब लेट खिलाया, लोगों पर आपके शोर मचाने के ऊपर और बहुत सारे लोगों के शोर मचाने के ऊपर कि यार इनका क्या कसूर है, ने खिलाओ तो सही ना, ठीक है। आप भी उसको खिलाया, उसने 7 आउट कर दिए, उसने बता दिया कि ये लें, ठीक है ना। ऐसे है हमारे पास फास्ट बॉलिंग का जो शोबा है ना, वो तो मेरे ख्याल में वकार और इन लोगों के बाद, वसीम अकरम के बाद और शुएब अख्तर साहब के बाद और जिनके बाद इतना अच्छा नहीं रहा जितना हमें होना चाहिए था। बस ये कुल वक्ती बॉलर आए हैं, शाहीन आया आगाज के अंदर, लेकिन हम 1 मिनट के अंदर ना बस कर देते हैं जनाब, ये तो अब बनाब उसका जुएल गार्नर का हमें नेमुल बदल मिल गया है, ये तो हमें कॉलिन क्राफ्ट का अपना मिल गया है नेमुल बदल, इसको तो वसीम अकरम के साथ हम कंपेयर करें, दिमाग खराब। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। और फिर दूसरी बात ये कि इतना पैसा जो है ना अब इस क्रिकेट के अंदर हो गया है T20 की वजह से
कि बंदा वो जो मेहनत करता था ना रोजी कमाने के लिए, अब वो सब खत्म हो गया। लीग आप क्रिकेट ने 1 साल 2 साल हाँ खेल जाएं, जी, आप अरबोपति हो जाएंगे। सारी जिंदगी आप लीग खेलते रहे, पैसे खत्म नहीं होते। पैसे ही पैसे, और उस पैसे ने जो है वो दिमाग खराब करके रख अच्छा, दिया। ये एक जो दोबारा वापस मैं उस पे आना चाहूँगा, ये जो हम प्लेयर्स की डिमांड और जो डोमेस्टिक में परफॉर्मर है उसको जब वैल्यू नहीं करते रट सामने, इंडिया जिस तरह, खैर उनके पास तो पैसा बहुत ज़्यादा आ गया, वो तो वो लीग खेलते ही नहीं, वो लीग खेलते ही नहीं है, तो उनके वो अपने डोमेस्टिक, इवन उनका विराट कोहली भी आजकल खेल रहा है डोमेस्टिक, वो अपनी खेलता है, तो हमारा तो एक लड़का भी नहीं खेलता। और अगर चैंपियन कप में बात करें तो हाईएस्ट विकेट टेकर जो हसनैन था, बेस्ट प्लेयर भी बना उस चैंपियन कप का, उसने टोटल 7 लिस्ट ए के मैचेस खेले हैं। मतलब अब इमेजिन करें कि हमारा फिर बॉलर कैसे तैयार होगा, हमारा बैटर कैसे तैयार होगा। तो आप क्या समझते हैं कि ये तमाम लड़कों को जब तक ये मैंडेटरी नहीं किया जाएगा, जिस तरह वसीम वकार के या इंजमाम के टाइम पे ये जैसे इंटरनेशनल से फ्री होते थे डोमेस्टिक में आके खेलते थे और उसी तरह का कंपटीशन आपस में रहता था, जब तक ये नहीं करेंगे क्रिकेट बेहतर नहीं होगी। देखिए बात ये कि जब हम बहुत दुनिया के अंदर हमारे प्लेयर माने जाते थे ना, तो उसकी बुनियादी वजह हमारी जो थी डोमेस्टिक क्रिकेट थी ना, वो थी। इसमें ये सारे खेलते थे, और मैंने मिंटो पार्क के अंदर ना आपके बड़े जो सुपरस्टार हैं ना, उन सबको वहां पर लाइन के अंदर लगे हुए और बॉलिंग करते हुए देखा है, बैटिंग करते हुए देखा है, ठीक है ना। तो उनको खेलना पड़ता था। अब सूरत हाल ये है कि वो डोमेस्टिक खेलना ही पसंद नहीं करते और इनकार कर देते हैं, ठीक है ना, कोई बहाना लगा देते हैं, कहीं चले जाते हैं। लेकिन बोर्ड क्या हमारा आंखें बंद किए बैठा है यार? बोर्ड के पास इतने इख्तियारात हैं, तो क्या बोर्ड किस बात का है फिर? अगर वो उनको मजबूर नहीं कर सकता, उनको ये नहीं कह सकता कि अगर आपने डोमेस्टिक नहीं खेली तो आप टीम का हिस्सा नहीं होंगे। मैं ये देखता हूं कि अगर ये पाबंदी लगा दी जाए और स्ट्रिक्टली मतलब इसके ऊपर वो काम किया जाए, इनके तो अच्छे अच्छे खेलने लग जाएंगे, ये सारे लाइन के अंदर लगे हुए होंगे, खेलेंगे। मैंने तो बहुत सारे, मैं नाम नहीं लूंगा, मैंने ऐसे खिलाड़ियों को भी देखा है डोमेस्टिक खेलते हुए जो बारी लेके ना घर चले जाते थे, उनकी जगह फील्ड कोई और कर रहा होता है, ठीक है ना। या ऐसे है कि बॉलिंग की अपने किया और उसके बाद बहाना बना के निकल गए। तो यार ये कोई मतलब ये है कोई तरीकेकार? लेकिन इसमें सारा कसूर जो है ना वो हमारे बोर्ड का है, कि अगर बोर्ड जो है उसमें कोई फैसला करने की ताकत नहीं है, वो अगर फैसले नहीं कर सकता, वो इनको रोक नहीं सकता, तो ये निजाम कभी भी ठीक नहीं होगा। ये इसी तरह से चलता रहेगा। और स्पेशली हमारा जो प्लेयर पावर है ना, जिसको वो जो पहले भी था, प्रोफेसर के दौर के अंदर भी इसका बड़ा चर्चा हुआ करता था, तो अब भी वही है। ये जिसे चाहते हैं ब्लैकमेल कर देते हैं, जिसे चाहते हैं उसको आगे लगा देते हैं। बोर्ड तो हमारा बिल्कुल ठुस हुआ हुआ है, ये किसी मतलब इनसे कंट्रोल नहीं हो रहे ये खिलाड़ी। अब देखे ना, थोड़ा सा नई सिलेक्शन कमेटी आई, उस पर भी बहुत सारे मामला आते हैं कि वो भी आकर कुछ गड़बड़ जो है वो थोड़ा सा हो रहा है, और उनमें कुछ 1-2 जो अपॉइंटमेंट हैं वो नहीं है कि उनको रखा जाता सिलेक्शन कमेटी। नाम ले दें सर वैसे अगर आपके ख्याल में? अलीम डार साहब के लिए भी कहा जाता है कि ठीक है ना, कि वो उनका क्रिकेटिंग दूसरा तो नहीं है, उनका वो दूसरा तो नहीं है, बिल्कुल ठीक है ना। आकिब जावेद साहब के हवाले से भी कुछ कहा जाता है कि उनके भी जो हैं झुकाव या उनका भी कुछ थोड़ा सा किसी और तरफ लाहौर कलंदर की वजह से उनके, अब उन्होंने नाम भी एक ले लिया कि जनाब अगर तो वाइट बॉल का कोई तान मेरे शो में कहा, आपके मेरे शो में उन्होंने कहा कि फखर जमान के ऊपर पूछा तो कि फखर के बारे में क्यों नहीं सोचते, क्यों नहीं सोचा, ज्यादा बेहतर ऑप्शन है। तो अब ये सारी चीजें आ रही है ना। लेकिन ये है कि मैं ये समझता हूं कि बोर्ड को ना इस हवाले से जो है ना डोमेस्टिक के हवाले से सोचना पड़ेगा। देखो यार, मैंने जो क्रिकेट देखी है ना, मैंने स्कूल की क्रिकेट बड़ी शानदार देखी है, और मैं बड़े बड़े नाम ले सकता हूं जो स्कूल के अंदर खेल कर आगे तक आए हैं जी, ठीक है ना। सारे स्कूल्स की टीमें इतनी सुपर हिट होती थी जिसकी हद कोई नहीं, और उनमें बड़े बड़े प्लेयर जो थे, सेंट्रल मॉडल स्कूल और उसके सामने अपना वो जो हमारा बड़ा मशहूर स्कूल है उसके अंदर बहुत सारे प्लेयर जो थे वो सारे इंटरनेशनल जो थे वो खेल गए थे। हमारी वो खत्म हो गई, हमने कॉलेजेस की खत्म कर दी, हमारा यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर जो टीमें हुआ करती थी वो खत्म हो गई। पंजाब यूनिवर्सिटी की टीम में मैंने पाकिस्तान की पूरी टीम को खेलते हुए देखा है, बिल्कुल ठीक है ना। उसमें वो लड़के थे कि जो पाकिस्तान को खेल रहे थे, और मैंने उनको यूनिवर्सिटी ग्राउंड मेरा मानना यह सर कि बच्चा जो किसी भी स्पोर्ट्स में, क्रिकेट की चले हम बात करें, जो 10-12 साल तक उसने जो बनना है वो बन जाना है। आफ्टर 14-15 को क्रिकेटर नहीं बन सकता, या किसी भी स्पोर्ट्स में नहीं आ पा सकते। ये उम्र ही वही एज है, एक एज होती है। इस पे अभी हम डिटेल में बात करेंगे। और ये जो टेस्ट सीरीज हो रही है, सेकंड टेस्ट खेला जा रहा है, इसमें क्या पाकिस्तान जीत पाएगा? इसका आंसर लेते हैं, हमारे साथ रहिए। वंस अगेन वेलकम बैक इन स्पोर्ट्स ऑन। सर लास्ट 2-3 क्वेश्चन लास्ट ब्रेक के बाद हम इस पे ओब्वियसली अब बात करना चाहेंगे।
बाबर आजम के हवाले से पूरा पाकिस्तान ये कहता है और लोग कहते हैं कि चलें टॉप 3 बैटर में पाकिस्तान के आता है। ये बात भी मैं एग्री करता हूँ आपसे कि मैच विनिंग इनिंग्स ना होने के बराबर है, और हम चाहते थे, मैं पर्सनली चाहता था कि ये एटलीस्ट जो 3-4 वर्ल्ड कप गुजरे हैं अपने पीक पे था क्रिकेट की, ये 2-3 जिताता पाकिस्तान को, ऐसी परफॉर्मेंस देता। 5 वर्ल्ड कप हार गए, हार गए, हाँ जी। तो ये एटलीस्ट 2 तो पाकिस्तान के क्रेडिट में आते, बट वो नहीं दिलवा सके। तो अब इनकी जो अपनी परफॉर्मेंस चली गई और इस तरह आके कामरान गुलाम ने रन्स कर दिए, और अगर कोई नया बच्चा आके जगह अपनी पक्की कर लेता है और ये अगर वाइट बॉल में भी कुछ जिता जाता है, तो क्या आप लगते हैं बाबर कम बैक कर पाएगा, अपनी जो डेफिशिएंसीज है इसको एड्रेस करेगा, या आपको लगता है ये अगर आएगा इसी तरह की क्रिकेट खेलेगा? बात यह है कि बाबर जो है ना वो अब चेक हो गया है। सारी दुनिया के ना टीमों ने उसको देख लिया कि उसकी खामियां क्या हैं, वो कहाँ कहाँ कमज़ोर है, किस जगह पर आकर फंसता है। और अब आप देख लें वही कुछ होता है, जहाँ वो फंसता है वहीं वो गेंद करते हैं और उसको जब चाहते हैं वो आउट भी कर लेते हैं। सो ये है कि बाबर का कमबैक तो मेरा ख्याल है होना भी चाहिए। अभी उसकी उम्र भी ऐसी नहीं है और जो जितना बड़ा नाम है पाकिस्तान को भी उसकी ज़रूरत है। लेकिन ये कि अगर उन्होंने अब इस मौके को ना सिर्फ अपनी अना का मसला बनाकर और इसके ऊपर मतलब खेल खूल कर इधर उधर होकर गंवा दिया तो फिर उनका कोई चांस नहीं बनेगा। फिर बहुत सारे लड़के हैं जो पीछे बैठे हुए हैं, उन्हें अपनी खामियों के ऊपर अब काम करना पड़ेगा। उन्हें ये देखना होगा कि जरा सा गेंद उनको अंदर आके हल्का सा बाहर निकलता है वो स्लिप मार देते हैं या विकेट कीपर के पास चला जाता है, स्पिनर पे बड़ा लैग करते हैं स्पिनर। वो इन तमाम चीजों के ऊपर अगर बाबर अब काम करें, अपना वेट भी थोड़ा सा कम करें, ठीक है ना, वो बल्कि होते जा रहे हैं, अब उनका है नसीम शाह का नजर आ रहा है, ठीक है ना। तो ये तमाम चीजें जो हैं अगर ये उन पर काम करेंगे तो कमबैक तो हो सकता है। लेकिन अब अगर इन्होंने उन लड़कों को कि जिन्होंने डोमेस्टिक के अंदर अच्छी परफॉर्मेंस दी है, खिलाया है, अगर उनको भी कौमी टीम में शामिल किया तो फिर मुकाबला जो है वो बड़ा सख्त होगा। वो फिर सोचना पड़ेगा कि किसको रखना है और किसको निकालना है। कंपटीशन होना भी चाहिए। चौथे नंबर पे देख ले आपने, उसने कामरान ने सेंचुरी कर दी। अच्छा, ये एक और लास्टली में बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमने ऐसी जहां हमने लड़कों को चांस नहीं दिया, प्रॉब्लम आई। उसके साथ साथ अगर हम देख रहे हैं तो हमारा कोई भी डिपार्टमेंट चाहे बॉलिंग बैटिंग हर में हमने फेल होना शुरू हो गया। अगर अब ये पिचेस के हवाले से बात करें तो 3 साल से हम शायद दुनिया की पहली एक टीम है, अपनी होम सॉइल पे कोई जीत नहीं पाए। जब रमीन राजा साहब चेयरमैन बने तो उन्होंने कहा जी कि हमें ऑस्ट्रेलिया ने तब आना था तो कि बड़ा मुश्किल हो जाएगा, हमें तो स्विमिंग कंडीशन नहीं बनानी। उस स्पिन बनाई, उस पर भी हम हार गए, उन्होंने रिवर्सिंग करके कर दिया। इनकी दफ़ा हमने फ्लैट विकेट बनाई है, हमें वाइट वॉश कर गए। अब बांग्लादेश से भी हम हार गए। तो हमें ये समझ ही नहीं आ रही कंडीशन क्या बनानी है। वैसे मेरा इसमें बड़ा सिंपल स्टांस था कि हम इनसे 3-0 यूएई में जीते थे, आपको याद होगा मिसबा की क़यादत में, तो स्पिन हमने बना के पिचेस जीते थे। अब जाके हमने दोबारा लास्टली ये कोशिश कर रहे हैं और हमारी चले, अभी पता नहीं क्या डिसीजन आता है इस मैच का भी। आपके ख्याल में अपनी होम ग्राउंड के ऊपर क्या हमारी पिच का क्राइटेरिया हमें रखना चाहिए, स्ट्रेंथ क्या रखनी चाहिए, क्योंकि हम हर तरह फंस रहे हैं। बांग्लादेश में हमने फास्ट बना के फंस गए। और दूसरा ये कि हमारी इंटेंट क्या होनी चाहिए। कभी हम कहते हैं जी हमने इंग्लिश क्रिकेट को फॉलो करना है, कभी कहते हैं रुक के खेलना है, उसमें भी हम जो खेलते हैं उसमें फंस जाते हैं। नहीं, हम उनको तो फॉलो नहीं करते कि अगर हम कहें जी हम इंग्लिश टीम को फॉलो कर रहे हैं, भाई वो 4.5-5 की एवरेज से खेलते हैं, ठीक है ना। उन्होंने तो टेस्ट मैच को भी अब वनडे के करीब लाकर खड़ा कर दिया है और उनकी एवरेज जो है वो 4-4.5 से कम नहीं होती। हम अभी भी 2.5 की एवरेज से ही खेल रहे हैं, ठीक है ना। दूसरी बात जो है वो आपने सवाल का जवाब खुद ही दे दिया अपने सवाल में कि हम अगर स्पिन बनाते हैं तब फंस जाते हैं, ठीक है ना। अगर हम फास्ट बॉलिंग के लिए विकेट बनाते हैं तब हम फंस जाते हैं, अगर हम बैटिंग विकेट बनाते हैं तब फंस जाते हैं। असल बात यह कि एक लफ्ज इनके साथ इस्तेमाल होता है प्रोफेशनल प्लेयर्स। ये प्रोफेशनल खिलाड़ी हैं, यानी इनकी रोटी रोजी जो है ना, खाना पीना जो है ना वो इससे ही है। इनकी दुकान जो है वो क्रिकेट है। अब इनको हर हालत में परफॉर्म करना है। वो विकेट जो है वो स्पिन हो तब भी इनको खेलना है, वो अगर फास्ट बॉलर के लिए तब भी इनको खेलना है। हम जो है ना हर तरह से फंस जाते हैं और उसकी एक बुनियादी वजह जो है ना हमारा माइंड सेट होता है कि हम पहले से ही जो है वो डिफेंस के तरफ जो है वो सोच रहे होते हैं, जीत की तरफ नहीं सोच रहे होते। अब भी आप देख लीजिए कि हमने 7 बैट्समैन जो है वो खिलाए, ठीक है ना। हमने एक स्पिनर खिलाया, वो बेचारा बीमार हो गया, उसको बुखार हो गया, तो हमारी तो स्पिन जो है वो फिर कई उल्टा कर लिया। अब 3 स्पिनर खिला लिए और एक मीडियम पेसर खिला लिया हमने। मीडियम पेसर खिला लिया, अब उसको उलट कर दिया, ठीक है ना। हालांकि इसके साथ एक हमजा को खिला देना चाहिए, जरूर होना चाहिए, मीर हमजा को खिलाना। एक देख लेना उनका बॉलर, उसने भी एक आउट किया, 2 आउट किए उन्होंने, 2 आउट। इवन वो अनलकी भी रहे हैं, उनके बॉलर देखे वो बॉल बीट भी करते रहे हैं, बाउंसर भी करते रहे, सारा कुछ होता रहा है। अच्छा, दूसरी बात एक और ये कि इनका जो अब देखना, आपने ग्लेस्पी को लाके बिठा दिया।
यार जब विकेटें जो हमने देखा है, जो मैंने वकार को, इनको सबको बॉलिंग करते देखा है, इतनी ही डेड विकेटों के ऊपर भी मैच खेलते हुए देखा है, लेकिन वो करते क्या थे, वो अपने यॉर्कर और अपने बाउंसर से जो स्विंग से बॉल पुराना करके तो आउट कर देते, ठीक है ना। नहीं नहीं, बाउंसर और यॉर्कर, यहां पर तो आप मरी हुई विकेट के ऊपर, शीशा विकेट के ऊपर जनाब लिया, गुड लेंथ के ऊपर गेंद रख के निकाल रहे, फिर इतने बड़े बड़े गैप आपने दे दिए, ठीक है ना। वो जहां चाह रहे हैं खेल रहे हैं। हमारे किसी बॉलर ने ना बाउंसर किए ना यॉर्कर किया। ये दो ही हथियार होते हैं इस तरह की डेड विकेटों के ऊपर, तो वो इस्तेमाल ही नहीं हुए। तो जो बाहर बैठे हुए हैं, जो इतनी बड़ी बड़ी तनख्वाह ले रहे हैं, ठीक है ना, और बॉलिंग कोच भी है तो बैटिंग कोच भी है तो सुपर कोच भी है, ठीक है ना, न जाने कोच के ऊपर कोच कितने सारे वो सारे के सारे जो हैं वो सिर्फ तनख्वाह लेने के हैं। वो नहीं समझा सकते कि यार ये बिहेवियर है इसका विकेट का, आप ये करें, आपके पास बाउंसर नहीं तो है। आप लास्टली ये क्विकली बताइए, कोई चांस लगता है पाकिस्तान, क्या ये जो टारगेट ऑलमोस्ट 350 के लगभग होगा, तो आपको लगता है पाकिस्तान डिफेंड कर पाएगा? भाई जब मैं और आप बात कर रहे हैं ना, उस वक्त तक तो 8 आउट हो चुके हैं, हाँ। ठीक है ना, और हमारा जो हमारी लीड है ना, वो तकरीबन कोई 255 की है या 60 की है। तो मैं ये समझता हूँ कि मुझे तो फिर बादल जो है ना वो बड़े गहरे नजर आ रहे हैं शिकस्त के आते हुए। अच्छा। और अगर ये कोई 300 के करीब चले जाते तो फिर मैं सोचता हूं, अभी वैसे 2 खिलाड़ी खेल रहे हैं और उनमें सलमान जो है वो उसके ऊपर पूरा एतमाद किया जा सकता है, बड़ी अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, तो नतीजा तो निकलेगा कुछ भी। हाँ वो तो ऑब्वियसली, हाँ जी, है या नहीं, वो इंग्लैंड जीत जाए या पाकिस्तान जीत जाए, लेकिन नतीजा जो है वो बज़ाहिर नजर आ रहा है। जिस तरह वो क्रिकेट खेलते हैं शायद वो डे तक कल जिस तरह से साजिद ने बॉल की है या नुमान ने बॉलिंग की है, मेरा ख्याल है अगर सेकंड इनिंग के अंदर भी वो इस तरह कर गए तो जीतने के चांसेस तो नजर आ रहे हैं, लेकिन हारने के चांसेस भी जो है वो उतने ही नजर आ रहे नहीं है, वो भी उतने ही हैं। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बड़ा मजा आया आपसे बात करके, और मेरा ख्याल है हमारे फैंस को भी बहुत कुछ सीखने का मौका मिला होगा। इंशाल्लाह फ्यूचर में आपको दोबारा ज़हमत देंगे। नाज़रीन, जिस तरह सर ने कहा, मेरा मानना ये है कि विक्ट्रीज जो है ना वो भी किसी स्पोर्ट्स को जिंदा रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। जब किसी स्पोर्ट्स से विक्ट्रीज खत्म हो जाती है तो जो कनेक्शन है, जो बॉन्ड है आपके फैंस का, आपकी आवाम का अपने स्पोर्ट्स के साथ, वो ख़त्म हो जाता है। इसकी प्राइम एग्जांपल हम हॉकी, स्क्वॉश में देख चुके हैं कि वो तमाम स्पोर्ट्स ग्रेजुअली ख़त्म हो गई, और जो क्रिकेट अभी डिक्लाइन चल रहा है, खुदा न खास्ता हमें विक्ट्रीज ना मिली या कुछ अर्सा इसी तरह चलता रहा तो ये ऑलरेडी जो लोग हैं वो बड़े मायूस हो चुके हैं स्पोर्ट्स से। अनफॉर्चुनेटली ये ना हो कि ये जो वन स्पोर्ट नेशन रह गया इससे भी दूर चली जाए। हमारी गुफ्तगू का मकसद भी यही है कि जी हम स्पोर्ट्स पे बात करें और इसको जिक्र करें कि पाकिस्तान क्रिकेट दोबारा लाइव हो। अपना बहुत ख्याल रखिए, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।